गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 3 है। ये आपका पूरा सेक्शन 3 है, चैप्टर नंबर 9। इसमें से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले है फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल के लिए एक ये पहला है पैरेललोपाइड ऑफ फोर्सेस। पैरेललोपाइड ऑफ फोर्सेस क्या होता है? इफ़ 3 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। हमने जो पहले पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि फोर्सेस एक्टिंग एट अ वन पॉइंट, ठीक है। जब फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करती थी, और यहाँ क्या है, फोर्सेस 3 डायमेंशनल, फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल। जब फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करती थी तो हम उसका रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड आउट करते थे। यहाँ क्या है, फोर्सेस एक्ट कर रही, फोर्सेस कहाँ है, 3 डायमेंशनल में है। तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरेललोपाइड और फोर्सेस से क्या होता है कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट O आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय अ एजेस। किससे? 3 डायमेंशनल में है, तो 3 डायमेंशनल में हम क्या यूज करेंगे? पैरेललोपाइड। क्या होता है कि ये पहले हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। एक्ट कहाँ कर रही हैं? 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एजेस, पैरेललोपाइड। पहले हमने ये पैरेललोपाइड बना लिया, ठीक है, ये पैरेललोपाइड बना लिया। इसमें जो फोर्सेस हैं वो इसकी एजेस पर एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी एजेस है? एक एज OA है, एक एज इसकी OB है, और एक एज इसकी OC है। देन देयर रिजल्टेंट एक्ट अलोंग। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ? ये क्या है, इसका डायगोनल है। ये पहले आप क्या करना, ये एक्सिस लिए, ये क्या, फिर हमने पैरेललोपाइड बनाया। पैरेललोपाइड बनाने के बाद जो इसकी ये एजेस हैं, ये एक एजेस इसकी OA है, एक एजेस इसकी कौन सी है, OB है, और तीसरी OC है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल, ये इसका डायगोनल है, डायगोनल के द्वारा दिया जाएगा। तो डायगोनल देन देयर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल OP ऑफ द पैरेललोपाइड। तो ये है वो हम पैरेललोग्राम ला करते थे जब हम 2 फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट करती थी। जब 3 फोर्सेस 3 डायमेंशनल पर हैं और वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, और किसके द्वारा डिफाइंड हो रही हैं? वो पैरेललोपाइड की किसी एजेस के द्वारा। तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो OA है, OB है और OC है वो क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे ऑफ द रिजल्टेंट बाय दिस। द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर नोन एज द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय OP। रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? OP से होगा। तो अब देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये इस पॉइंट का रिजल्टेंट निकालना है, हमने OP का निकालना है। कैसे निकालते हो? अंडर द रूट x माइनस में दिस पॉइंट 0 का स्क्वायर, प्लस में y माइनस में दिस का स्क्वायर, प्लस में z माइनस में दिस का स्क्वायर। इन्होंने कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ले रखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या निकालनी होती है? डायरेक्शंस को, पहले डायरेक्शंस को साइंस, डायरेक्शन को साइंस से निकालने से पहले हमें डायरेक्शंस रेशियोज पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस रेशियोज क्या होती है? दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस पॉइंट कॉमा दिस माइनस दिस पॉइंट। और डायरेक्शंस को साइंस क्या होती है? एक्स बाय में जो आपकी तीनों हैं उसका स्क्वायरिंग और उसका सम, स्क्वायर सम और अंडर द रूट, ये आपकी क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? R है। तो यहाँ से आपकी डायरेक्शन कोसाइंस आ गई, जिसको इन्होंने LMN का नाम दे दिया। तो क्या पता लगा आपको? अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स पता है, डायरेक्शंस कोसाइंस पता है, तो जिसके रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है जिसके अलोंग, तो आप उसका कंपोनेंट फोर्सेस निकाल सकते हो। मतलब X निकाल सकते हो, Y निकाल सकते हो और Z निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या एक थ्योरम आ जाती है, और क्वेश्चन सारे सेम बेस्ड हैं। तो इसकी जितनी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ उसको ढंग से करना। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि हम R को, जो रिजल्टेंट है, उसको पोजीशन वेक्टर से भी बता सकते हैं। XI कोमा Y, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप से। और अगर LMN उसकी डायरेक्शंस को साइंस हैं, देन अ यूनिट वेक्टर along OP is this, तो R इंटू में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कंपेयरिंग द 2 एक्सप्रेशन, हम कंपेयर करके यहाँ से X की वैल्यू Y की वैल्यू, ये पीछे से भी आप कर चुके हो। ये देखो, ये वही सेम चीज़ है, सिर्फ कंपेयर कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये इसका फर्स्ट ये चीज़ें ध्यान से पता होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, कन्वर्जन्स ऑफ साइंस, कैसे साइंस कन्वर्जन कैसे लेनी है। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, मान लिया एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब X, ये O ओरिजिन होता है, X और Y।
लेट ओ एक्स ओ बी सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। अगर कपल कहाँ है, एक्स ओ वाई प्लेन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो रोटेशन कहाँ होगी, रोटेशन एक्स ओ से ओ वाई तक होगी। और रिप्रेजेंटेड कैसे होगा, लेंथ कैसे रिप्रेजेंट होगी, ओ जेड। ऑल्सो अगर वाई ओ जेड है, मतलब ऑर्डरिंग चल रही है, अगर वाई ओ जेड प्लेन में है तो रोटेशन कहाँ होगी, ओ वाई से फिर टूवर्ड्स ओ जेड, और रिप्रेजेंटेड कैसे होगी, पॉजिटिव लेंथ होगी ओ जेड से, ओ एक्स से। सिमिलरली अगर जेड ओ एक्स प्लेन में है तो उसकी रोटेशन कहाँ होगी, ओ जेड टूवर्ड्स ओ एक्स होगी, और कैसे रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव लेंथ ओ वाई से। अगर मैं क्लॉकवाइज ले लूँ, मतलब अगर मैं वाई ओ एक्स प्लेन की बात करूँ तो वही रोटेशन उसकी वही रहेगी, वहीं से रिप्रेजेंट होगा, लेंथ उसकी ओ जेड ही होगी, लेकिन माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ कपल। जैसे हमने रिजल्टेंट के बारे में बात करी थी, ऐसे ही कंपोजिशन ऑफ कपल के बारे में बात करेंगे। मैं कपल आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। कपल क्या होता है, जब इक्वल अनइक्वल पैरेलल फोर्सेज होती हैं। अनइक्वल कौन सी, अनइक्वल पैरेलल फोर्सेज होती हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड भी P है और इसका मैग्नीट्यूड भी P है, तो ये जो पेयर है ये मिलकर क्या बनाता है, आपका कपल बनाता है। तो कंपोजिशन ऑफ कपल क्या है, कंपोजिशन ऑफ कपल में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे एल एम एन उसकी डायरेक्ट, जिसकी क्या है, मूवमेंट्स हैं यहाँ पर, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन मूवमेंट है अबाउट ओ ए। इसी डायग्राम में ओ ए के अबाउट, जो ओ ए है उसके अबाउट इसका मूवमेंट एल है, ओ बी के अबाउट इसका मूवमेंट एम है। ये एम एन अलग से दे रखे हैं, ये चीज़ वो नहीं है। जैसे हम दोबारा से बनाते हैं, ओ एक्स के अबाउट इसका मूवमेंट, या फिर ओ ए के अबाउट इसका मूवमेंट एल है, ओ वाई के अबाउट इसका मूवमेंट एम है, और जेड के अबाउट इसका मूवमेंट एन है। ठीक है, मूवमेंट दे रखा है। देन द कंपाउंड इनटू अ सिंगल कपल। ठीक है, तो हम इसको एक सिंगल कपल में कर सकते हैं, तो वो जी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा कपल का। तो इसकी डायरेक्शंस को साइंस क्या होती है, जैसे हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शंस को साइंस निकाली थी, ऐसे ही हम कपल की डायरेक्शंस को साइंस निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी। ठीक है जी, इसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ के देख लेना, वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब जो इसका ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, जिसका हम यूज़, इस थ्योरम का यूज़ हम काफ़ी जगह करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। कि हम जहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम किसी भी फोर्सेस, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे रखी है, तो हम उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड अ कपल, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। कोई एक, बहुत सारी फोर्सेज हैं जो एक रिजिड बॉडीज पर एक्ट कर रही हैं, उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ इन जनरल टू अ फोर्स एक्ट एट अ आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड अ कपल। तो इसके लिए पहले क्या करा इन्होंने, आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट लिए ओ एज द ओरिजन, ये पॉइंट लिया, चूजन पॉइंट लिया ओ आर्बिट्रेरी। फिर उसके बाद क्या ली, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली, एक ओ एक्स ले ली, एक ओ वाई ले ली और एक जेड ले ली। ठीक है, अब मैंने एक पी पॉइंट लिया, लेट वन ऑफ द फोर्स पी ऑफ द सिस्टम एक्ट एन होंगे। यहाँ पर एक पी फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब ए पॉइंट लिया, उस तरह से लिया कि ये उसके पैरेलल है कंपोनेंट के। इसका भी आप 10th चैप्टर में काफ़ी, 10th 11th चैप्टर में इस थ्योरम का काफ़ी यूज़ करोगे कि पैरेलल फोर्स ले लेते हैं हम इसमें। ये इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। देखो चीज़ समझने वाली है, इसमें आपको ऐसे ही थ्योरी लिखनी होगी। अगर ये थ्योरम आपकी आती है तो आप इसको ध्यान से समझना। देखो ए से परपेंडिकुलर ड्रा करा, कहाँ पर, एक्स ओ वाई प्लेन पर। फ्रॉम एम से ड्रॉ करा एम एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, वही सेम चीज़ इसमें ड्रॉ कर रखी है। और क्या करा, देखो एट एन, एन इस पॉइंट एन से और ओ से, इससे और इससे हमें क्या करा, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लिखी, ईच इक्वल एंड पैरेलल टू Z1। Z1 के पैरेलल है, कैसे, इक्वल और अपोजिट, देन बीइंग अ इक्विलिब्रियम डू नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट। नाउ द फोर्सेस Z1 अलोंग NF, ये वाली NE NF, ये वाली फोर्स ली, एक ये ली, दोनों का रिजल्टेंट सेम है, दोनों की फोर्सेस सेम है, Z1 है, Z1 है, दोनों पैरेलल है, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं विद सेम मैग्नीट्यूड, देन फॉर्म अ कपल बनाएंगे। ये तो कपल की डेफिनेशन है, यही लिखा हुआ है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एज एन एंड ओ इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट equal parallel force parallel to Z1, then being an equilibrium do not affect the resultant of the system. Now the forces Z1 along NF and Z1 along OZ form a couple. कपल क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अगेन Z1 along NE सेम,
mg एंड mg, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, फिर दोबारा से कपल बनाएंगे, ये लिखा हुआ है Z1 एंड फॉर्म अ कपल, mg फॉर्म अ कपल। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका आएगा, ये y1 वाला आएगा इसका, सॉरी ये चीज आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, किसके लिए कर रखा है ये इन्होंने। अब ये वाली फोर्सेस, ये वाली और ये वाली, ये कपल बनाएगी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही सेम तरीके से जैसे इन्होंने ये लिखा था, सॉरी ये बीच में हमने ए से ड्रॉ करा था AM, ए से हमने AM ड्रॉ करा था ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऑन द एक्स वाई प्लेन और M फ्रॉम M, और M से हमने ड्रॉ करा था दिस, तो ये भी पैरेलल है, ये इसके इक्वल है अपोजिट, ये y1 तो ये भी ये y1 था, ये y1 है, ये z1 था, ये z1 है, और ये कितना है पूरा आपका कितना हो गया, ये x1 है, हमने ये पॉइंट लेट करा था। तो ये चीज लिखी हुई है ma कितना हो जाएगा आपका z1, mn ये वाला y1, और on ये कितना हो जाएगा आपका x1। तो अब इसका हम कर रहे थे अगेन फोर्सेस z1 along ne एंड mg फॉर्म अ कपल ऑफ मूवमेंट y1 z1, तो वही फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। नाउ देयरफॉर वी फाइंड द फोर्स z1 एट a इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड इक्विवेलेंट पैरेलल फोर्सेस z1 along x एक्सिस अ कपल, ये सब कुछ आपको मिल गया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, कंपोनेंट x1 ऑफ द फोर्सेस एट a इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स x1, a couple of movement z1 x1 about oy and a couple of movement oz। तो पहले क्या करा इन्होंने z1 के अबाउट एक कंडीशन बताई, ठीक है। अब हमें z1 हमने क्या करा, पहले 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, अब मुझे ये पता लग गया जो z1 है, z1 को मैंने किसके इक्विवेलेंट कर दिया, z1 को मैंने एक इक्वल और पैरेलल फोर्स ली z1 अबाउट oz की, ठीक है। अब मैंने एक कपल ले लिया, एक कपल क्या आया y1 और z1 कपल आया, एक कपल क्या आया -x1 z1 आ गया, देखो तीनों एक्सिस के अबाउट आ गया, z1 को मैंने तीनों एक्सिस के अबाउट इक्विवेलेंट बता दिया, फिर मैं किसको लूंगी x1 को, सेम यही प्रोसीजर लगाऊंगी। अब x1 को इक्विवेलेंट किसके बताओगे, एक सिंगल फोर्स x1, सिंगल फोर्स ले रखी है x1 एट O पर, एक कपल ऑफ मूवमेंट OY के अबाउट मैंने एक कपल ऑफ मूवमेंट लेना है, इस तरह से लोगे आप एक कपल ऑफ मूवमेंट OY के अबाउट कपल ऑफ मूवमेंट लोगे, ये कितना आएगा, अब OY है, OY के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन जाएगा, x1 जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी, और इनटू में वो फोर्स y1 अबाउट OZ है, OZ के अबाउट बताना तो वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा आपका x1। जब मैंने OX के अबाउट बताना है y का, तो वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा z1, बट डायरेक्शन डिपेंड करेगी, वो आप देखोगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो तीनों आ जाएंगी। बस मेन इस चीज का भी ध्यान रखना है, z1 के बारे में बात करनी है तो किसके बारे में, अबाउट x एक्सिस है तो वहाँ परपेंडिकुलर y बनेगा, अबाउट y है तो वहाँ परपेंडिकुलर x1 बनेगा, बट डायरेक्शन अगर अपोजिट है, जैसे आपकी डायरेक्शन क्या है, अगर हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव लोगे, जैसे ही हमने चेंज करी ऑर्डर बीच में से तो आपका नेगेटिव दे देगा। तो सेम कंबाइनिंग द अबव 3 रिजल्ट, हमने तीनों को कंबाइन कर दिया, मतलब x एक्सिस के अबाउट सारे कपल को एक साइड ले लिया, y एक्सिस के अबाउट सारे कपल को एक साइड ले लिया, z। इस पूरे टॉपिक का यूज पूरे 10th चैप्टर में जब आप नल लाइंस सॉरी ब्रांचेस करते हो उसमें भी आता है, और नल लाइंस में भी शायद इसका यूज है, एक बार देख लेना, दोनों में से एक चैप्टर में इसका यूज होता है कपल का। सिमिलरली फोर्स, हमने सारी फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया, फोर्सेस at another point A1 with component this can be replaced by a force along this and couple about these line at axis, hence all forces can be treated in this way। तो सारी फोर्सेस को हमने इकट्ठा कर दिया, x1 x2 को हम समीशन ऑफ x लिख सकते हैं, y को ये लिख सकते हैं, z को लिखते हैं, और एक कपल ऑफ मूवमेंट को मैंने इसको समीशन करके लिख दिया अबाउट OX, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट की बात करी, फिर हम दूसरा उठाएंगे, दूसरे पर सेम अप्लाई करेंगे, तीसरा उठाएंगे, तीसरे पर अप्लाई करेंगे, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, बात तो वही सेम सब कुछ आएगा, रिजल्टेंट तो चेंज नहीं होगा, अब आपका वही सेम स्टेप्स चलेंगे। तो एक कपल ऑफ मूवमेंट दिस, ये अब ये चीजें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं, कपल ऑफ मूवमेंट अबाउट OX ये आता है, अब कपल ऑफ मूवमेंट अबाउट OY ये आएगा, अबाउट OZ ये आएगा, तो फोर्स अलोंग OX, तो समीशन ऑफ सारी फोर्सेस का जो भी x एक्सिस के अबाउट है, सारी y एक्सिस के अबाउट और सारी z एक्सिस के अबाउट जो आपकी फोर्सेस है, ठीक है जी। उसके बाद
हमने अबव 3 फोर्सेस इक्विवेलेंट टू एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू ओ। तो हमने क्या करा, सारी फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर लिया आर में, जो ओ पर एक्ट कर रही है, वेयर आर क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है। डायरेक्शन को साइंस आप पहले वाले फॉर्मूले से निकाल चुके हो और आप इसका कपल भी, मोमेंट ऑफ कपल भी निकाल चुके हो। तो ये टॉपिक की थ्योरी है बेस्ड, सिर्फ समझने के लिए है, तो इसको थोड़ा एक बार दोबारा ट्राई करना, जहां भी डाउट आए पूछ लेना। अब इसका नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। क्या कंडीशंस होती है, इसका वेक्टर मेथड रहने देना, वही मेथड करना है क्योंकि उसका क्वेश्चंस में यूज करते हो आप। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ फोर्सेस ली डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रही है। जैसे हमने वहाँ एक फोर्स की बात करी थी, यहाँ हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए और वहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करवा दिए। फोर्स को हमें पता है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को पिछली थ्योरम से हम एक सिंगल रिड्यूस कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स आर में और एक सिंगल मूवमेंट ऑफ कपल जी में। वही लिखा हुआ है पास थ्रू ओ। तो आर क्या होता है, सारी फोर्सेस का सम होता है। जी क्या होता है, जी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कपल होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, वही पोजीशन वेक्टर ले रखा है उसकी जगह, तो जी की वैल्यू आ गई। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब रिजल्टेंट जीरो होगा, जब मूवमेंट ऑफ कपल नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो जी भी जीरो, आर भी जीरो। जी जीरो आर जीरो का मतलब क्या हो गया, मतलब जी आर की वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ एफ आर। आर जीरो तो मतलब समीशन ऑफ एफ आर जीरो, समीशन ऑफ एफ आर जीरो मतलब सारी फोर्सेस जीरो। जी जीरो, अब देखो समीशन ऑफ एफ आर जीरो, समीशन ऑफ एफ आर की वैल्यू ली, एफ आर को इन्होंने ये लेट कर दिया और ए आर को इन्होंने ये लेट कर दिया। तो अगर ये लिया, इसकी वैल्यू ये ली, अगर समीशन का जीरो आ रहा है, पॉजिटिव का समीशन जीरो, तो हर एक क्वांटिटी अलग अलग जीरो हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो, एक्स की वैल्यू ए आर इंटू एफ आर फैक्टर निकाला, ये तो चीज पता है आपको, वेक्टर कैलकुलस में कर चुके हो आप। तो यहाँ से एल एम एन की वैल्यू का डायरेक्ट आपने इसका यूज करा था नल पॉइंट्स में, ठीक है, नल लाइंस में इसका यूज करोगे आप डायरेक्ट इस रिजल्ट का, तो इसको ध्यान से याद रखना। तो hence a necessary and sufficient condition for the equilibrium of a rigid body under the action of system of force act at a different point is that if are the sums of resolved part of the force along any three mutually perpendicular axes and sum of moment of the forces about these axes must vanish separately। ठीक है, तो एक कंडीशन है, कई बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कंडीशन लिखो क्या होती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी की, तो आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस, पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस क्या है, जैसे आपने एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में रिजोल्व करा आर में, और मूवमेंट ऑफ कपल लिया, एक सिंगल कपल लिया जी। तो जहां एक एक्सिस ली, इस एक्सिस पर ना आपने क्या करा, यहाँ जी भी ले आए, मूवमेंट ऑफ कपल भी ले आए, ये जी भी है, और यहाँ आप रिजल्टेंट फोर्स भी ले आए। तो जहां जिस एक्सिस पर ये दोनों फोर्सेस कंसाइड हो जाती हैं उसको बोलते हो सेंट्रल एक्सिस या पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस। इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल सच दैट एक्सिस ऑफ कपल जो होती है वो कंसाइड कर जाती है किसके साथ, उस फोर्स, उस जो रिजोल्व पार्ट आपने सिस्टम को रिजॉल्व करा है, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करा है, जो जिस एक्सिस पर वो दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हो, सेंट्रल एक्सिस बोलते हो। उसके बाद रेंज क्या होता है, वही हमने क्या करा, एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया एक सिंगल फोर्स में, एक मूवमेंट में के हुज एक्सिस कंसाइड करती है, जो एक्सिस कंसाइड, उस एक्सिस को बोलते हो सेंट्रल एक्सिस। और जो पेयर बनता है आर कोमा के का, यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट को के बोल दिया, जो पेयर बनता है उसको बोलते हो रेंज। और आर बाय के क्या कहलाता है, आपका पिच कहलाता है। ठीक है, अगला है स्क्रू। स्क्रू क्या है, suppose a system of forces is reduced to single force and a couple of momenti whose axis coincide with direction of acting force, जो डायरेक्शन कंसाइड करती है उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हो। रेशो पिच कहलाती है, द स्ट्रेट लाइन along which the single force एक्ट करती है when considered towards the pitch is called a screw। स्क्रू क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग सिंगल फोर्स एक्ट करती है, जब हम उसको पिच के साथ कंसीडर करेंगे तो उसको क्या बोलोगे, स्क्रू करोगे। स्क्रू क्या होता है, एक डेफिनेट स्ट्रेट लाइन होती है एसोसिएट विद द डेफिनेट पिच, जो एक किसके साथ एसोसिएट होती है, एक पिच के साथ। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में इतना ही, इसको ढंग से पढ़ना ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्लियर हो जाए अच्छी तरह। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका। थैंक यू।